Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students, and welcome to my classes of leadership theories. And this is our lecture number 5. And I'm Dr. Ayaz Muhammad Khan, Director, Division of Education, University of Education, Lahore. Welcome again to my class. Dear students, I'm sure that you have already watched my lectures on great man theory and trait theory, where we had this assumption that there are certain inborn traits, and if we have got or inherited it from our parents, we would be leaders. And if we have not inherited those personality traits, we won't be able to become leaders. But the behavioral leadership theory, they proposed very important thing. Quite contrary to trait theories, they said no, behaviors can be learned. And they were of the opinion that we follow many behavioral norms. We got to see what sort of behavioral pattern can make us a good leader. So they started studying the behavior patterns of some of the great leaders, and they started enlisting all those traits, all those behaviors rather, sorry, not traits. The behavioral theorist concentrated on the unique behavioral aspect found in the leaders that enabled them to attain effective leadership. So ये चार हैं basically behavioral theory: Ohio State University studies, Michigan State University studies, the managerial grid, and McGregor theory X and Y. And they attempted to determine what effective leaders do by identifying both the behaviors of leaders and effects leaders' behavior has on subordinates' productivity and work satisfaction. The Ohio State University studies. It started research work on behavioral side of leadership. जैसे मैंने पहले बताया था, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने 1000 से ज़्यादा डायमेंशंस को आइडेंटिफाई किया, बट अल्टीमेटली दे फोकस्ड ऑन 2 कैटेगरीज. इनका पहला तो ये था कि इट इंक्लूड्स बिहेवियर दैट अटेम्प्ट टू ऑर्गेनाइज वर्क रिलेशनशिप एंड गोल्स. यानी 3 चीज़ें हैं. जो लीडर है वो अपने वर्क को कैसे ऑर्गेनाइज करता है. दूसरा, लीडर वर्क रिलेशनशिप यानी लीडर सबॉर्डिनेट्स के साथ कैसा ताल्लुक रखता है. तीसरा, वो गोल्स को फोकस करता है. द रिसर्च वाज बेस्ड ऑन क्वेश्चनियर कॉल्ड लीडर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनियर. और जो 2 डायमेंशंस इन्होंने निकाली उनको हम कहते हैं इनिशिएटिंग, और दूसरी जो है उसे हम कहते हैं कंसिडरेशन. सो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर बिहेवियर, यहाँ ये हमें बताते हैं द बिहेवियर ऑफ द लीडर हु डिफाइन द लीडर सबॉर्डिनेट रोल सो दैट एवरीवन नोज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, establish formal lines of communication and determine how task will be performed. तो आप देख लीजिए इसमें कि इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू डिफाइन हिज ओन टास्क. लीडर पहले अपना टास्क डिफाइन करेगा एज वेल एज द सबॉर्डिनेट्स, और फिर ये भी बताएगा कि सबॉर्डिनेट क्या करेगा, एंड ऑल्सो अकम्प्लिश देम इन टाइम. और फिर वो बड़ा गोल ओरिएंटेड होगा, वो बताएगा कि इसको कितने अरसे में करना है. इवन ही वुड ऑल्सो डिस्क्राइब द प्रोसेस, यानी हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में करेगा. पीपल हु स्कोर हाई इन दिस डायमेंशन पुट प्रेशर ऑन सबॉर्डिनेट्स टू मीट डेडलाइंस एंड मेंटेन सर्टेन लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस. आप उस क्वेश्चनर में बड़ा क्लियर होता था कि अगर सवाल में इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर का नंबर ज़्यादा हो जाते थे तो इसका मतलब होता था कि वो जो लीडर है वो एक्चुअली 3 काम करता है. उसने अपना टास्क डिफाइन किया हुआ है, अपने सबॉर्डिनेट्स का भी कि वो क्या क्या करेंगे, प्रोसेस भी डिफाइन किया हुआ है, और अल्टीमेटली वो डेडलाइन देता था कि इसके अंदर अंदर अपना काम कंप्लीट करें.
ये कंसिडरेशन लीडरशिप बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ लीडर्स हु आर कंसर्न्ड फॉर सबॉर्डिनेट्स, ये बिल्कुल उसके उलट है। ये सबॉर्डिनेट्स का काफ़ी ख्याल रखते थे। एंड अटेम्प्ट टू इस्टेब्लिश अ वार्म, फ्रेंडली एंड सपोर्टिव क्लाइमेट, और माहौल भी बहुत अच्छा देते थे। ये लोग ना तो अपने टारगेट्स को सेट करते थे, ना टारगेट ऑफ एम्प्लॉइज को, ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड ज़्यादा थे। तो देखिए ज़रा, दिस रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ लीडर केयर्स फॉर हिज सबॉर्डिनेट, जैसे मैंने बताया, respect their ideas and feelings and establishes work relations which are characterized by mutual trust and respect. एतबार कर लिया कि जो टास्क दिया वो ये कर लेंगे, लेकिन आपका और सबॉर्डिनेट, आप एज ए लीडर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। द स्टडी रिवील्स दैट the people who score high on both the dimension were able to achieve higher performance as well as job satisfaction। ये जितनी भी स्टडीज़ हुई इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और कंसिडरेट पर, उसमें कोई बहुत सी स्टडीज़ ने ये बताया कि जिन लोगों का इस डायमेंशन पे स्कोर हाई होता था, खा इनिशिएटिंग पर वो भी बहुत ज़्यादा टारगेट अचीव कर रहे थे, और दूसरी तरफ वो जो कंसिडरेट था, उन स्टडीज़ में भी बहुत पता लगा हमें कि वो लोग अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टेट स्टडीज। Like Ohio studies, Michigan studies also came up with two dimensions of leaderships as well. The very first one, employee-oriented dimensions. If you recall the Ohio state, it is very much closer to consideration, whereas the production-oriented dimension, it is very much close to initiating structure type of leaders. Okay, let's talk about employee-oriented dimension, which is also called as employee-centric. It emphasizes interpersonal relationship. So leaders who are employee-oriented are more focused on interpersonal relationship. यानी वो लीडर्स जिनकी तवज्जो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की बेटरमेंट की तरफ होती है, वो ज़्यादा ध्यान देते थे कि उनके और सबॉर्डिनेट्स के दरमियान इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे हों, taking a personal interest in the needs of employee and accepting individual differences among them. They take special interest in the needs of their employee. अगर आप गौर करें तो ये बिल्कुल वही ओहायो स्टेट की कंसिडरेशन वाली साइड को कवर करता। प्रोडक्शन ओरिएंटेड डायमेंशन, जिसको हम प्रोडक्शन सेंट्रिक भी कहते हैं। सो प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडर्स वर मोर फोकस्ड ऑन टास्क ओरिएंटेशन. Just like initiating structure, they used to emphasize on technicalities or task aspect of the job. They would believe employee as means to achieve their goals. जैसे मैंने बताया कि ये बिल्कुल इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर की तरह है। इन स्टडीज की खास बात ये थी कि दे केम अप विद सम कंक्लूजन कि विच वन इज बेटर. So the researcher concluded that leaders with an inclination towards employee-oriented dimension resulted in higher job satisfaction and greater productivity. इनका ख्याल ये था कि जिसका इंक्लिनेशन एम्प्लॉयज़ को बेटरमेंट पे था, वहाँ जॉब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा थी और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा थी बनिस्बत ये जो टास्क ओरिएंटेड किस्म के प्रोडक्शन ओरिएंटेड डायमेंशन के लीडर्स थे. The managerial grid. It was developed by Blake and Morton, Robert R. Blake and Jane S. Morton. That is why it is called as Blake and Morton grid. Actually, it was based on two dimensions. अगर आप ये ग्राफिकल पिक्चर को देखें तो एक x एक्सिस है और एक y एक्सिस है. जो y एक्सिस है इट शोज कंसर्न फॉर द पीपल, जबकि x एक्सिस जो है it shows concern for results or production. It is a 9x9 which creates 81 position. जरा गौर कीजिए तो 9 x एक्सिस पे हैं, 9 पॉइंट्स y एक्सिस पे हैं, तो ये 9 the 81. और he was of the opinion that these are the 81 position in which leadership style may fall.
लेकिन इसको बहुत ज़्यादा श्रिंक किया गया एंड आउट ऑफ दीज 81 styles, the most famous 5 styles were selected. So the first style is called as impoverished style. अब अगर गौर करें तो it is low production and low people, 1:1 बनता है. The impoverished or indifferent managers, they are mostly ineffective. डिस्क्रिप्शन में देखिए, अ डेलीगेट एंड डिसअपियर, काम दिया और भाग गए, इस किस्म का मैनेजमेंट स्टाइल है. अब बेसिकली इट इज़ वेरी लेजी अप्रोच. द मैनेजर शोज अ लो कंसर्न फॉर बोथ पीपल एंड प्रोडक्शन. ही और शी अवॉइड्स to get into trouble. His main concern is not to be held responsible for any mistake. और इसका रिजल्ट क्या होता है? डिसऑर्गेनाइजेशन, डिससेटिस्फैक्शन एंड डिसहार्मनी ड्यू टू लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप. ये जो पाकिस्तान स्टील मिल है, यू कैन टेक इट एज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पावरिश्ड लीडरशिप स्टाइल वेयर लो प्रोडक्शन एंड लो पीपल कैटरिंग वॉज गोइंग ऑन. Country club style, low production, high people, meaning thereby one-sided thought, attention to the needs of employees. या आज से 2 3 4 साल पहले की PIA को जहन में रखिए, जहां employees are getting more and more benefits whereas organization was going very down. So the characteristics are the relationship oriented manager has a high concern for people but a low concern for production. He pays much attention to the security and comfort of the employee. He hopes that this will increase performance. He is almost incapable of employing the more punitive, coercive and legitimate powers. वो अपनी पावर्स को यूज ही नहीं करता जो लोग काम नहीं कर रहे उनके अगेंस्ट. दिस इनएबिलिटी results from fear that using such powers could jeopardize relationship with the other team members. और इसका रिजल्ट क्या होता है? a usually friendly atmosphere but not necessarily very productive. ऑर्गेनाइजेशन नीचे से नीचे जाती रहती और एम्प्लॉइज को बेनिफिट बहुत मिलते. Our next style is production और parish style और authoritarian style, जिसमें ज़्यादा फोकस यानी 9 पॉइंट्स मिल रहे हैं प्रोडक्टिविटी को, और लोगों का जो उधर काम कर रहे हैं दे आर नॉट कैटरिंग टू मच फॉर देम. सो 9:1 डिस्क्रिप्शन हम कहते हैं ये अथॉरिटेरियन और कंप्लाइंस लीडर्स हैं. एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, द टास्क ओरिएंटेड मैनेजर इज ऑटोक्रेटिक, हैज ए हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, पैदावार बढ़ाओ, एंड अ लो कंसर्न फॉर पीपल, और लोगों का कोई ख्याल ना रखो. ही फाइंड्स एम्प्लॉइज नीड्स अनइम्पॉर्टेंट एंड सिंपली अ मीन्स टू एन एंड. He provides his employees with money and expects performance back. There is little or no allowance for cooperation or collaboration. He pressures his employees through rules and punishment to achieve the company's goal. Heavily task-oriented people are very strong on schedule. They are intolerant of what they see as dissent. आप ये कह सकते हो कि प्राइवेट ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन हैं दे आर मोर प्रोडक्शन ओरिएंटेड. टारगेट्स दे देते हैं, एम्प्लॉइज का इतना ख्याल नहीं रखते और चाहते हैं कि सिर्फ वो उन्हीं का काम करें. सो दिस वन मिडल ऑफ द रोड स्टाइल, प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं और लोगों को भी दरमियान में रखना. 5:5 The manager tries to balance between the competing goals of company and the needs of workers. तो characteristics क्या होंगी इनकी? The manager gives some concern to both people and production, hoping to achieve acceptable performance. He believes this is the most anyone can do. A result in compromises in which neither the production nor the people needs are fully met. दोनों का कोई बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जा रहा. The leader is actually highly diplomatic in nature. Team management style, where you care for your employees and productions equally high. So this is 9:9. The ultimate, the manager pays high concern to both people
and production. Motivation is high. Characteristics क्या हैं? The manager encourages team and commitment among employees. This style emphasizes making employee feel part of the company family. Multinational कमोबेश ऐसे ही हैं, and involving them in understanding organizational purpose and determining production needs. और इसका रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल, याद रखिए. इट रिफ्लेक्ट्स ऑन लीडर्स हु इज पैशनेट अबाउट हिज वर्क एंड हु डज द बेस्ट ही कैन फॉर पीपल ही वर्क्स विद. सो टीम इन्वायरमेंट ट्रस्ट पर होता है, रिस्पेक्ट पर होता है, विच लीड्स टू हाई सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन, एज ए रिजल्ट हाई प्रोडक्शन. So let's start Douglas McGregor's theory X and Y. Actually, he was an American social psychologist, proposed his famous X and Y theory in his book in 1960. The name of the book was Human Side of Enterprise. Theory X and Theory Y are still referred to commonly in the field of management and motivation, and whilst more recent studies have questioned the rigidity of the model, McGregor's X and Y theory remains a valid basic principle from which to develop positive management styles and techniques. They actually give the view of managers, leaders, and supervisors about their workers. Like in theory X, we believe people need close supervision. They will avoid work when possible. They will avoid responsibility that they desire on money, and people must be pushed to perform. And quite contrary to it, managers used to think about the workers that in theory Y, that people want independence in work, people seek responsibility, they are motivated by self-fulfillment, and they naturally want to work, and they will drive themselves to perform better. So let's see in detail what is theory X. McGregor believed that two of them, theory X and theory Y, actually theory X represented the more widely held assumptions about people in organization, and that these assumptions guided not only in style of supervision, but such things as organizational structure, procedures, and programs in organizations as well. Theory X extended to produce strict एंड कंट्रोलिंग टाइप ऑफ सुपरविजन. लीडर को यानी बहुत ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेटिव होना चाहिए. और क्या बिलीव्स होने चाहिए? द मैनेजर्स बिलीव दैट वर्कर्स डिसलाइक वर्क. एज ए लीडर, एज ए मैनेजर आप समझ जाएं कि आपके सबॉर्डिनेट्स काम नहीं करेंगे. लैक एम्बिशन, आर इररिस्पॉन्सिबल, आर रेजिस्टेंट टू चेंज, एंड प्रेफर टू बी लेड. Quite a few organizations use theory X today in international scenario, लेकिन अगर आप सब कॉन्टिनेंट स्पेशली पाकिस्तान को देखें, theory X ही को ज़्यादा लाइक किया जाता है. It encourages the use of tight control and supervision, thus it doesn't encourage innovation. Creativity की तरफ कोई कायल नहीं. Dear students, theory Y is totally opposite to theory X, which we have just read. Theory Y tended to be associated with more developmental and participative supervisory style. लीडर कहते हैं नहीं, हमें पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, लोगों को उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहिए. McGregor further considered these assumptions about people to be self-fulfilling in the sense that they led to practices which would tend to produce the very behaviors among those managers or those managed which would confirm either set of assumption. तो इसके assumptions क्या हैं? उसका assumption था कि managers believe that workers do not work. ये बिल्कुल different है. कहता है workers are willing to work, are capable of self control, they accept responsibility and are imaginative and creative and self directed. अगर वो creativity को deny, innovation को deny कर रहे थे, तो you would see that this theory actually support their employees, and they provide opportunities to their employees to take initiative and self-direction. We have already gone through the different assumptions of theory X and Y, but the most important thing in this slide is that
theory X is more mechanistic and theory Y is for organic organization. So if you describe the goals, the mechanistic features would be that they would be very predictable, but in organic features highly flexible. They look at the time. Rules and regulation theory X वाले में मैनी होंगे और रिजिड होंगे, लेकिन वाई वाली थ्योरी जिन ऑर्गेनाइजेशन में दे वुड बी रिलेटिवली फ्यू. हाउ डिफाइंड टास्क, I mean those who are mechanistic they are highly specialized, but organic organizations they are broader and they share their task. How wide is manager's span of control? It's very narrow, whereas in organic organizations it is very wide. Orientation to worker individuals, whereas in organic organization you would see much stress is given on teamwork, and this is highly informal as well, whereas the nature of authority in mechanistic features are very formal and prescribed. Theory Z is actually proposed by William Uchi. This is actually the blend of theory Y and some of the aspects from modern Japanese management system. So let's see what is it. Theory Z essentially advocates a combination of all that's best about theory Y and modern Japanese management, which I have already told you, and which places a larger amount of freedom and trust with workers. Workers पे ज़्यादा अतमाद है, and assumes that workers have a strong loyalty and interest in team working and the organization. ये loyalty वाली बात theory Y की निस्बत comparatively different है. But the most important thing in theory Z, it also places more reliance on the attitude and responsibilities of worker, whereas McGregor XY theory is mainly focused on management and motivation from the managers and organization perspective. So dear students, you can also go to these online links and get over these concepts in more breadth and depth. Thank you very much for listening my lecture so patiently. Thank you once again.